अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 8 मई 2024 बुध का दिन है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेमिनार कर रही है इस्लामाबाद में, और रात कल से जो मामला चल रहे हैं DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रद्द अमल, और बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। बातें भी बहुत ऐसी की गई हैं, डाइल्यूट होनी चाहिए थी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान DGI SPR से बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है। इंतशारी टोला का लफ्ज़ क्या ना, एक्स की बंदिश के हवाले से भी जब सवाल पूछा गया तो बहुत से सवाल आए, कहते ना कहते बहुत कुछ कह गए। अब लोगों के सवाल में तो ज़हन में तो बहुत सवाल है ना, जिनका जवाब तो शायद मेरे पास भी नहीं है और आप लोगों के पास भी नहीं है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो अपने ऊपर ऐसे लग रहा है कि जैसे कसूर और कोई और नहीं, कोई हम कसूरवार बनाना चाहते हैं। कई ऐसे सवालात हैं जो अभी हल तलब थे तो उसका कि हल निकल आया है। 9 मई के वाक़े के अंदर जो एविडेंस में कमियां हैं, जो कोताहियां हैं, जो कमियां हैं, वो चीज़ें सारी सामने नहीं आई। अभी तक आप देखते जाए ना, अदालतों में एविडेंस अगर होती तो मामला कुछ और सेमत में जाते। इसलिए तो फौजी कोर्टों में ट्रायल करना चाहा कि एविडेंस कम है। अब एविडेंस कम है तो फिर राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से चला गया? 18वीं तरमीम का फ़ैसला आप लोगों ने किया था, सियासी जमातें साथ बैठी थी, सियासी जमातों ने बैठ कर ये तय किया था कि राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। बहुत से सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रऊफ़ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर से सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और बहुत और अब लग रहा है कि यानी ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली सियासी जमात है। उसके बयानियों को फेंका तो नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं जो सख्त रवैया अख्तियार की है वहाँ नरमी की जा सकती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है, एनओ तो मांग ही नहीं रहा। इमरान खान तो आपके सामने है, आप ज़रा देखें तो सही ना, वो गौर करें कि क्या ज़्यादती है। नवाज शरीफ और इमरान खान के केसेस में देखा जाए, लंदन प्लान क्या था? लंदन प्लान खुद मरियम सफदर, नवाज शरीफ ये कहते थे कि हमारा चीफ जस्टिस आएगा तो सब ठीक हो जाएंगे। वो एक जज का जिक्र करते थे और बड़ी बातें करते थे। और लंदन प्लान के हवाले से आपने देखा कि वो जो ओपन एंड शट केस थे वो ख़त्म हो गए, अपीलें तक नहीं हुई उनमें। मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस थे वो ख़त्म हो गए। और दूसरी तरफ इमरान खान का झूठे फ्रॉड पर, रेप पर मबनी केसेस बनाए गए, कोई हकायक से ताल्लुक़ नहीं था उनका। बता दें कौन सा पहला जो है तोशाखाना का जो केस पहला है। अच्छा, उससे पहले तो देखे ना, इलेक्शन कमीशन डस्का से वहाँ, यानी हुकूमत इनकी थी। और ये मैं सवाल अक्सर मैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल से बैठ के बात करता हूँ। कहा जाता है कि 2014 के बाद जो हुकूमत है 2018 में इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट लेके आई, लेकिन जब हम देखते हैं तो सवालात कुछ और जन्म देते हैं। वही शक नहीं, मैं जो देखता हूँ कि वजह ये है कि नवाज शरीफ जैसे लोग जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये मैदान में रह नहीं सकती। ये सियासी जमातों तरीका है, कुछ अर्से के लिए एक सियासी जमात, कुछ दूसरे के लिए सियासी जमात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक तीसरी ताकत के तौर पर उभर रही थी, तो ये बड़े मसाइल थे। नवाज देखे ना, नवाज शरीफ जाता है, निकालते हैं, फिर ले आता है, जाता है, निकालते हैं, फिर ले आते हैं, और इतना कुछ होने के बावजूद फिर खड़ा है। तो क्या वजह है कि यहाँ एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि नवाज शरीफ को सियासत से आउट किया जाए? अगर करना होता तो तरीक़ाकार बहुत थे, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तरीक़ाकार बनाया गया, प्रॉविडेंट फंडिंग का केस पहले, फिर उसके बाद तोशाखाना का केस। तोशाखाना में सेक्शन 137 के तहत अभी बैकग्राउंड पे चल रहा है, सब सेक्शन 4 पढ़ लें भाई। आपने 120 दिनों के अंदर अंदर करना था, यानी आपने अगर इस्तगासा भी दायर करना था तो उसकी लिमिटेशन क्या है वो समझ नहीं है। यानी आम शक्ल के अंदर तोशाखाना की अगर डिटेल आप लें, जो आपके सालाना गोशवारे हैं, यानी ये तोशाखाना का केस इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब आप 62 और 63 पे आप पूरे उतर आते हैं तो हर साल आपको अपने एहसास जमा कराने हैं।
अब असासे में आप बताते हैं कि इस साल इतना ख़रीदा, इतना बेचा, टैक्स इतना दिया, वो आप जमा कराते हैं। और ये टैक्स की रिटर्न नहीं होती एक तरह से, ये आपको जमा करानी होती है दिसंबर में, जून तक के दिसंबर में। और उसके 2018 में हुकूमत आई थी, तो 2018 तो आगे चला गया ना, 2019 में अगस्त में जो आई थी, तो ये जून के बाद का साल है। तो 2019 में रिटर्न जो दाखिल की दिसंबर में, उसमें आपने 2020 अप्रैल तक कुछ कर सकता था इलेक्शन कमीशन। ये सेक्शन का 137 सब सेक्शन 4 कहता है, कुछ नहीं किया। उससे अगले साल में आ जाए 2020 में, वो 21 अप्रैल तक, 21 का आ जाए 2022 अप्रैल तक, कुछ नहीं किया, लिमिटेशन ख़त्म हो गई। ये गालिबन को अगस्त में जाकर एक बड़ी प्लानिंग के साथ जो है, अब जो कि गवर्नमेंट अपनी आ गई, टॉपल कर दी, गवर्नमेंट बदल दी, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, साइफ़र के ज़रिए, और आप कुछ MNA ने रेफरेंस फाइल किया। 63 आर्टिकल 63 का तो केस ही नहीं था, ये बिल्कुल ये केस ही था आर्टिकल 63 का। कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है? ये तो सब सज़ा होने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन आनी थी ना, पहले थोड़ा आ जानी थी। ये इलेक्शन कमीशनर है, अब स्पीकर ने रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को। इस तरह के कई रेफरेंस मैंने दायर किया, आज तक कुछ नहीं हुआ। और उस रेफरेंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नाअहल भी कर दिया और कहा इस्तगासा होगा। और इस्तगासा फिर ये चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। मेरा ओपिनियन था कि नहीं, लाहौर हाई कोर्ट चैलेंज करना चाहिए। मैंने वोटर की तरफ से फिर लाहौर हाई कोर्ट चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब इसको लटकाते रहे और जुरिसडिक्शन का मामला डिसाइड ही नहीं किया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और जब वो इस्तगासा शुरू हुआ, इसके बाद पेंडेंसी के दौरान, और वहाँ भी जुरिसडिक्शन चैलेंज करते रहे, जुरिसडिक्शन फिर डिसाइड नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच बन गया। लार्जर बेंच जैसे शायद बिलाल हसन ऐड कर रहे हैं, वो जुरिसडिक्शन डिसाइड ही नहीं करते, जबकि वहाँ बेंच में बैठे बाकी जजेस जो हैं वो अपना माइंड नज़र आ रहा है, वो समझते हैं कि केस की ज़्यादती हो रही है। लेकिन कह दिया गया पहले इस्लामाबाद डिसाइड करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुरिसडिक्शन का उन्हीं के पास है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि क्या हालात और वाक़यात थे। फिर तोशाखाना एक इलेक्शन कमीशन है, वो अपना आ गया नैब कि जनाब सस्ते और महंगे खरीदे, और वो क्या वैल्यूएशन निकाली, वो आपके सामने अरबों रुपया बना दिया, हवा में बैठ के बना दिया, और उसी में सज़ा भी हो गई। तो सज़ा सस्पेंड हो चुकी है। तोशाखाना की पहले की भी, तोशाखाना दूसरे की भी सज़ा साइफ़र अभी चल रहा है, और इज्जत वाला केस भी चल रहा है। और बहुत जल्द जो है ना, आप बेहतरी की तरफ देखेंगे। अब जो है मामला जो है आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी आएगी। अब इसे नज़र ये जो है ना, ये आग भड़क नहीं चाहिए, आग बैठनी चाहिए ये वाली। मैं भड़कने से इत्तफाक नहीं करता, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर भी गुजारा नहीं, मगर एस्टैब्लिशमेंट ने जो रास्ता लिया है वो रास्ता ज़्यादा ख़तरनाक मैं समझता हूँ। इतना खुला कर ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। नबी ढकी छुपी बातें ठीक थी, लेकिन एक सियासी जमात के तौर पर ऐसा लगा। लोग ये कहते हैं कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह थी जैसे परवेज़ रशीद कर रहा है बात, मरियम रोज़ एक बात कर रही है, उसमें बुखारी बात कर रही है। तो ये तो नहीं होनी चाहिए थी। 81 पुराने कवानीन को अपडेट करने का फ़ैसला कर लिया। गंदम स्कैंडल में नवाज शरीफ सख्त कार्रवाई के ख्वाह हैं, लेकिन दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों में PTI के फ़हरिस्तों की तैयारी इस पर गुफ्तगू करते हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए फ़हरिस्त की तैयारी शुरू कर दी है। फ़हरिस्त में नादिया खट्टक, कमल शौज़ब, सनम जावेद, आलिया हमज़ा और दीगर असीरान ख़ातीन के नाम टॉप पर रखे गए हैं। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ख़वातीन और अक़लीतों के नाम का आज फ़ैसला किया जाएगा। 55 अरकान के नामों की लिस्ट तैयार की गई है। मखसूस नशिस्तों की अरकान की लिस्ट की स्क्रूटनी के लिए हतमी शक्ल दे दी जाएगी। और ये ताकि इसलिए है कि कल जब सीटें मिलती हैं तो नई कागज़ात नामज़दगी दाखिल होंगे, इनको टाइम मिलेगा लिस्ट जमा कराने का। 23 ख़वातीन के नामों की लिस्ट आज फाइनल कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए मखसूस नशिस्तों की लिस्ट पहले से तैयार है, और कौमी असम्बली के लिए मखसूस नशिस्तों में 4 खैबर पख्तूनख्वा, 4 सिंध, 8 पंजाब, जबकि 4 बलूचिस्तान से नाम फाइनल किए गए। गंदम स्कैंडल के लिए नवाज शरीफ सख्त कार्रवाई के ख्वाह हैं। नवाज शरीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि सख्त इंक्वायरी और शहबाज शरीफ करना नहीं चाहते। रिपोर्ट मिलने पर नैब या FIA भिजवाने का फ़ैसला किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि काबीना अरकान और आला हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गंदम स्कैंडल का मामला बेहतर अंदाज में हल करने की तजवीज़ दी है,
और नज़राए का ये भी कहना है कि नैब या FIA को मामला भिजवाने पर निगरान हुकूमत के ज़िम्मेदारान को भी शामिल तफ्तीश कर लिया जाएगा। अब यहाँ आगे वो लेके चलते हैं 81 कवानीन, पुराने कवानीन जो हैं वो अपडेट करने का फ़ैसला कर लिया है। होम सेक्रेटरी जो है नूरुल अमीन बैंगल ने एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद साहब से मुलाकात की। पतंगबाजी, गैर कानूनी हथियारों के सज़ा सख्त करने के मुसवदा कानून के ड्राफ्ट पर तबादला इख्तियार किया और इस मुलाकात में काइट फ्लाइंग कानून के मज़ीद सख्त और नाकाबिल ज़मानत जुर्म बनाने के मुसवदा पर ये मैंने बहुत पहले आपके सामने ये लिखा था, सज़ा बढ़ाकर 5 साल करने और सर्विस ऑनलाइन पतंग फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई का तबादला इख्तियार किया है। और कानून के ये मुलाकात के दौरान गैर कानूनी हथियार रखने वालों पर सख्त सज़ाएँ देने के मुजवज़ा ड्राफ्ट और भी तबादला इख्तियार किया गया है। गैर कानूनी सज़ा जो है बढ़ाकर 10 साल करने और जुर्माना की हद जो है वो 10 लाख करने की जो है वो तजवीज़ ड्राफ्ट बिल पर ये बात हो चुकी हुई है। ये कुछ चंद कवानीन हैं जो सख्त करने का मुतालबा रखते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।